हाय। हम आज आपसे मिलने आए हैं डिस्कशन करने के लिए ऑन द क्वेश्चन पेपर ऑन लॉ फॉर यूपी एपीओ एग्जाम दैट वाज रिसेंटली हेल्ड ऑन 22nd of March 2026। हम आपसे पहले भी मिले और आपको ये बताया कि वैकेंसीज आई हैं और वैकेंसीज में हमें कब कब फॉर्म फिलअप करना है और कैसे फिलअप करना है। फिर हमसे आपसे दोबारा मिले इसी सिलसिले में जब पूरा नोटिफिकेशन आया और हमने आपसे बताया कि कैसे हमें तैयारी करनी है और कुछ ट्रिक्स भी, ताकि हम शॉर्ट पास हो जाए, सक्सेस मिल जाए हमें। आज हम आए हैं आपके पास क्वेश्चन पेपर के उस पार्ट के डिस्कशन के लिए जो लॉ पर है। मैं डॉक्टर अर्चना सिन्हा, ए फॉर्मर जज with 31 years of experience in Delhi judiciary at both the levels, आज आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर्स का डिस्कशंस के साथ बताऊंगी और ये कि हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए आगे और हमें किन किन चीज़ों का ध्यान कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो लॉ से रिलेटेड है अटेम्प्ट करते समय ध्यान रखना चाहिए। तो हम आज कर रहे हैं, हमने अपना जीके का पार्ट अपने पिछले डिस्कशन में किया था और जीके के जो 50 क्वेश्चंस थे उनको हमने डिस्कस किया। अब हम 51 से आगे चलेंगे लॉ वाले पोर्शन के लिए। तो आपके सामने ये बोर्ड पर है 51 क्वेश्चन से यूपी एपीओ के क्वेश्चन पेपर्स। जी हाँ, ये डिस्कशन उन सभी के लिए जरूरी है जो किसी भी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी लॉ से रिलेटेड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। कुछ बच्चे जिन्होंने जुडिशरी की तैयारी शुरू की थी लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद कि 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, उन्होंने भी जुडिशरी के अलावा यूपीएपीओ दिया और सीबीआई पीपी भी दिया था, जिस पर हमने डिस्कशन किया क्योंकि उसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ था। तो चलिए आइए डिस्कस करेंगे एक एक क्वेश्चन और देखें कि हम क्या करके आए हैं और हमें क्या नहीं करना चाहिए था। 51 क्वेश्चन कहता है, when does the right of private defense of property not extend to causing death, not extend to causing death? वो कौन सा ऑफेंस है जिसके लिए ये एक्सटेंड नहीं करता राइट टू प्राइवेट डिफेंस कॉजिंग डेथ? देखिए, राइट टू प्राइवेट डिफेंस में हम उस प्रोपोर्शन तक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं जहां तक हमें खतरा है, उस लिमिट में और उसी वेट के साथ जितनी खतरे की डिग्री है, डेंजर की डिग्री है। लेकिन अगर लाइफ को खतरा है तो कॉजिंग डेथ तक भी जा सकते हैं। लेकिन कुछ प्रोविजंस बना रखे हैं जिसमें ये बता रखा है कि कुछ पर्टिकुलर ऑफेंसेज के लिए हम नहीं कर सकते, डेथ कॉज नहीं कर सकते। तो ये इसके अंदाजे से ऐसा लग रहा है कि वो जो ऑफेंस है वो थोड़ा सा हल्के नेचर का है जिस पर हम कॉज डेथ तक नहीं पहुंच सकते। तो उस अंदाजे से भी हम देख सकते हैं कि एक पार्ट में मिस्चीफ बाय फायर और एनी एक्सप्लोसिव, ये थोड़ा सा ग्रेवर ऑफेंस लग रहा है। तो आप प्रोविजंस वाइज भी देखेंगे तो ये इसमें कॉज डेथ तक जा सकते हैं। थेफ्ट मिस्चीफ अंडर सच सर्कमस्टेंसेस एज मे रीजनेबली कॉज रेप्रीहेंशन दैट ग्रीवियस हर्ट विल बी द कंसीक्वेंस। ये भी थोड़ा सीरियस नेचर का है, लेकिन अगर हम प्रोविजंस देखेंगे तो क्या इसमें जा सकते हैं टू कॉज डेथ? नहीं। रॉबरी भी एक तरह का सीरियस ऑफेंस है क्योंकि रॉबरी में थ्रेट के साथ साथ वेपन भी यूज होता है। हाउस ब्रेकिंग एट नाइट, हाउस ब्रेकिंग एट नाइट जो ऐसा है जो थोड़ा लाइटर ऑफेंस है और इसके लिए वी कैन नॉट कॉज डेथ। कोई रात को घर में घुस जाएगा और उसने कुछ भी अपराध नहीं किया है, उसके लिए हम राइट टू प्राइवेट डिफेंस में उसे कॉज डेथ तक चले जाए, ये सही नहीं है। और यही हमारा आंसर है, आंसर डी। और इसका जो प्रोविजन है, अगर आप प्रोविजन देखेंगे तो 103 सेक्शन 103 आईपीसी
और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन है 41 ऑफ बीएनएस। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि हाउस ब्रेकिंग एट एनी टाइम ये ऐसा ऑफेंस नहीं है जिसके राइट टू प्राइवेट डिफेंस में आप डेथ कॉज कर सकते हैं। कुछ लोगों के डिस्कशन हमने देखे, कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन है कि ये शायद रॉबरी के लिए है। इसका आंसर रॉबरी के लिए है, और हो सकता है कि उन लोगों ने प्रोटेस्ट डालने की भी तैयारी की हो। इसका आंसर सी आना चाहिए। डी क्यों है? क्योंकि अब ऑफिशियल की आ चुकी है, तो हम ऑफिशियल आंसर्स के हिसाब से भी समझेंगे बात को, क्योंकि हमें आगे भी जाना है इस परीक्षा में। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर है हाउस ब्रेकिंग एट एनी टाइम, और इसका प्रोविजन, रेलेवेंट प्रोविजन है 103 जी। इसका आंसर रॉबरी नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। कंसिडर द वेरियस पनिशमेंट्स मेंशन्ड इन सेक्शन 4 ऑफ भारतीय न्याय संहिता एंड अरेंज देम इन करेक्ट ऑर्डर। अब हमें करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है, और करेक्ट ऑर्डर में जब हम अरेंज करते हैं तो हम देख रहे हैं कि ये आ जाता है, हमें जो ऑर्डर करना है, अरेंज करना है, वेरियस पनिशमेंट्स के हिसाब से करना है। सेक्शन 4 में जो पनिशमेंट दे रखी है, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, कम्युनिटी सर्विस, इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। आप देखिए सबसे ज्यादा ग्रेवर कौन सा है? सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोर्ट्स गिवन बिलो। तो हम सीवियरिटी ऑफ पनिशमेंट के हिसाब से अगर देखेंगे तो इम्प्रिजनमेंट सबसे पहले आना चाहिए, तो हम 3 पर लगा देते हैं। अब 3 2 के साथ है, तो इनको तो एलिमिनेट कर दें, राइट। अब हम देख रहे हैं कि इसके बाद कौन सा थोड़ा सा और ज्यादा इफेक्टिव पनिशमेंट है, वो है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये आ गया 1, यहां भी 1 है, तो हम आगे चलेंगे। अब तीसरा थोड़ा सा आ जाता है कम्युनिटी सर्विस और फाइन। तो कम्युनिटी सर्विस में आपको इम्प्रिजनमेंट भी नहीं हो रही है, आपकी प्रॉपर्टी भी फॉरफिट नहीं हो रही, फाइन भी नहीं हो रहा। तो फाइन थोड़ा सा कम्युनिटी सर्विस से ज्यादा ग्रेवर है, तो वो आना चाहिए यहाँ पर, और ये सही है, तो हमारा ये आंसर बन जाता है, और ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाता है। राइट आंसर इज ए। आगे चलेंगे। 53, रमेश who is a citizen of India and a resident of Prayagraj commits a murder in England। देखिए प्लेस ऑफ जुरिडिक्शन देखेंगे यहाँ पर। रमेश जो कि इंडियन सिटीजन है, रहने वाला प्रयागराज यानी यूपी का है, और मर्डर कमिट करता है इंग्लैंड में। ही इज लेटर फाउंड इन जयपुर। वेयर कैन ही बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ द मर्डर। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि कहां पर वो ट्राई किया जा सकता है। उसने मर्डर कहाँ किया है? फॉरेन कंट्री में, और इंडियन पर्सन है, और रहने वाला रेजिडेंट भी प्रयागराज का है। तो ये जो ट्राई होगा वो कहाँ होगा? ये ट्राई होना चाहिए या तो प्रयागराज में या इंग्लैंड में। तो इनको, जयपुर को और दिल्ली को हम एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि जयपुर और दिल्ली का कोई कनेक्शन नहीं है। अब रह जाता है इन इंग्लैंड एंड इन प्रयागराज। इज एन इंडियन नेशनल, उसने मर्डर इंग्लैंड में किया है, तो इधर दिस और दिस, राइट। तो आंसर हमारा कहां जाएगा? इन प्रयागराज। इसका आंसर बनता है डी। लेकिन इसको अभी हम क्वेश्चन मार्क पर रख लेते हैं, इसका हम डिस्कशन भी करेंगे, राइट। तो आगे चलते हैं। यूपी पुलिस रेगुलेशन कंसिस्ट ऑफ, कितने पार्ट्स हैं इसके? वेरी सिंपल क्वेश्चन। इट हैज 4 पार्ट्स। तो आंसर इज सी। आगे चलेंगे। अंडर 395 ऑफ 3 of BNSS 2023, when court imposes a sentence of which fine does not form a part, the court may order the accused person to pay compensation which may be।
अब देखिए क्या कंपनसेशन हो सकता है। एक ऐसा ऑफेंस जिसमें कोर्ट ने सेंटेंस दिया है जिसमें कि फाइन नहीं है, कोर्ट में ऑर्डर दी अक्यूज पर्सन टू पे कंपनसेशन। जनरली क्या होता है कि जो फाइन किया होता है वो कंपनसेशन में चला जाता है, लेकिन अगर फाइन नहीं किया है तो क्या कंपनसेशन नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो यहां हम देखेंगे कि व्हाट कुड बी दी करेक्ट आंसर। नॉट मोर देन 10,000 रुपीज, हाउ वी कैन डिसाइड द अमाउंट? नॉट लेस देन 10,000 रुपीज, नॉट मोर देन 5,000 रुपीज, एनी अमाउंट एज स्पेसिफाइड इन दी ऑर्डर। तो कंपनसेशन जो है उसका कॉम्पिटेंस ऑफ द कोर्ट फाइन के लिए है, कॉम्पिटेंस ऑफ द कोर्ट कितना कर सकते हैं, लेकिन कंपनसेशन के लिए नहीं है। तो कंपनसेशन एनी अमाउंट एज स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर, और इसका आंसर बन जाता है डी। आगे चलेंगे। इट वॉज इजी क्वेश्चन। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion A and other as region R। हमें सिलेक्ट करना है करेक्ट आंसर। असर्शन कहता है कि सेक्शन 101 ऑफ भारतीय न्याय संहिता डिफाइंस मर्डर थ्रू कल्पेबल होनेस्टी। दिस वी नो, ये तो करेक्ट है, बिल्कुल सही बात। ओनली द 4 क्लासेज ऑफ कल्पेबल होमिसाइड डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 101 आर मर्डर। ये बात सही है कि नहीं? ये बात भी सही है। जब हम 101 देखते हैं तो उसमें 4 तरह की कैटेगरीज दे रखी है कल्पेबल होमिसाइड की, जो अमाउंट करेंगी मर्डर। तो हम अगर देखें तो ये दोनों के दोनों बात सही है, ए भी सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दिस इज आवर करेक्ट आंसर एंड दिस वाज वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि हम सबसे पहले तो इसी को चुनते हैं आईपीसी में 299, 300 और इसमें 100, 101। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था और आंसर आसान है इसका। दोनों ही बातें बिल्कुल सही है, आंसर बिकम्स सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एक्सप्रेशन कोर्ट? राइट, ये भी बहुत ही आसान है। अंडर दी BSA 2023 हमने जब पढ़ाया था, जब हमने आपको थोड़ा हिंट भी दिया था और तैयारी कैसे करनी, तब हमने आपको एक हिंट दिया था कि डेफिनेशंस जरूर देखेंगे और ये 5 डेफिनेशन जरूर देखेंगे, जिनमें कोर्ट वाज वन ऑफ देम। और कोर्ट की डेफिनेशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि आर्बिट्रेटर इज नॉट द कोर्ट। तो हमारा आंसर आर्बिट्रेटर है और मैं इसे भी इजीएस्ट क्वेश्चन कहूंगी। हम लोग जो अपना निकालेंगे कि कट ऑफ क्या हो सकता है, क्या एक्सपेक्टेड है और पेपर कैसा था, ये भी हम इसी आधार पर निकालेंगे कि लॉ का पेपर कैसा था और जीके का पेपर कैसे था और टोटल ओवरऑल पेपर कैसा था, क्या कट ऑफ आ सकता है। तो हम यहां से आगे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ बीएससी में indecent and scandalous questions be forbidden by court? ये आपका पोर्शन है जहां हम प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस एंड इफेक्ट दैट ऑफ वाले एरिया में आ जाते हैं, पार्ट 4 ऑफ बीएससी। और उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है 154, ये वहीं का है और ये वाला प्रोविजन 154 से है और ये हमारा आंसर बन जाता है बी। और अगेन दिस वाज वेरी इजी क्वेश्चन, एब्सोल्युटली प्रोविजन बेस्ड। सेक्शन 5 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम डज नॉट इंक्लूड विच वन ऑफ द फॉलोइंग? इफेक्ट, कॉज, कंडक्ट एंड ओकेजन। सेक्शन 5 जो है दैट इज रिलेटिंग टू रेलेवेंसी। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का अगर हम ये देखें तो फैक्ट्स विच आर ओकेजन, कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट्स इन इशू, ये ऑलरेडी सेक्शन 5 के अंदर रेलेवेंसी में लिखे हुए हैं।
conduct is not mentioned. So this was absolutely simpler question based on provisions title. तो हमारा कंडक्ट उस वर्ड में नहीं है, तो कंडक्ट बिकम्स आवर आंसर, क्योंकि हमें डज नॉट इंक्लूड वाला बात पूछी नहीं। ये सारा रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स में है, और हमने आपको बताया था कि ये जो पोर्शन है रेलेवेंसी का, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पोर्शन। अब हम मैच करेंगे लिस्ट 1 और 2 और करेक्ट आंसर के लिए, जो कि नीचे कोड दिए हुए हैं। तो इनको हम क्वेश्चन को ऐसे रखेंगे सो दैट वी कैन चेक इट। हमेशा इस तरह के लिस्ट मैच करने वाले में हम थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन जरूर यूज करेंगे, क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लग जाता है। अगर हम एलिमिनेट कर पाते हैं कुछ आंसर्स को तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। और एलिमिनेशन का फार्मूला यही है कि हम सबसे पहले सबसे बढ़िया करेक्ट आंसर को खोजेंगे। तो एंटीसिपेटरी बेल बीएनएसएस के किस चैप्टर में है? एंटीसिपेटरी बेल बीएनएसएस के किस चैप्टर में है? 482। तो हम इसको सबसे पहले कनेक्ट कर देंगे, ताकि क्योंकि हमारा ये श्योर हो जाता है, राइट। 482 सीआरपीसी में क्वैशिंग प्रोसीडिंग थी, लेकिन बीएनएसएस में ये एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन है, ये आप पढ़ भी चुके हो और आपको याद भी रहना चाहिए। तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है ये बात। अब हम जाते हैं कॉग्निजेंस बी का। जब हम यहाँ पर ए को 3 से मैच कर देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक ही बच जाता है, एंड कंफर्म करने के लिए कि ये है कि नहीं, एक और देख लेते हैं, बी का 4 मिल जाता है। सीआरपीसी में 190 में कॉग्निजेंस और बीएनएसएस में 210 में है। तो ये दोनों मैच कर गए का मतलब ये है कि आंसर इज दिस। एंड अगेन इजीएस्ट क्वेश्चन जो अब तक के क्वेश्चन पेपर में आया है उनमें इजीएस्ट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर देखिए, इसके लिए एलिमिनेशन की जरूरत भी नहीं पड़ी, बाकी सब में A3 था ही नहीं, और A3 वो सो श्योर एंड सर्टेन, तो इसका आंसर हमारा बन जाता है ए। आगे चलेंगे, हम लोग धीरे धीरे चलेंगे, क्योंकि हमें आगे के लिए तैयारी जो करनी है इसकी भी और आगे के और कॉम्पिटिशन्स की भी समझ समझ के करनी है। आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट, आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट of the Indian Constitution is enshrined in its वेलफेयर स्टेट कहाँ पर आया हूँ? प्रियम्बल में? नहीं जी, वेलफेयर स्टेट प्रियम्बल में नहीं है। सोशलिज्म जरूर है वहां पे, सोशलिस्ट, लेकिन वो नहीं है। डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यस। वेलफेयर स्टेट की बात पार्ट 4 में कही गई है। फंडामेंटल राइट में वेलफेयर स्टेट नहीं है, 7th शेड्यूल में भी नहीं है। 7th शेड्यूल आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, वो वाला एरिया है जिसमें स्टेट और सेंटर के रिलेशंस ऑन दी सब्जेक्ट्स, किस सब्जेक्ट पर कौन लेजिस्लेशन कर सकता है, उसके लिए है। फंडामेंटल राइट इज पार्ट 3, उसमें भी नहीं है वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हाउएवर प्रियम्बल में सोशलिज्म में हम वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं। फंडामेंटल राइट में भी हमारे पास 31BC जो है वो भी वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, और 7th शेड्यूल में भी जो सब्जेक्ट मैटर्स हैं वो इस ढंग से हैं कि वेलफेयर स्टेट की बात होती है, लेकिन एग्जैक्टली जो वेलफेयर स्टेट के प्रोविजंस हैं वो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, और वहां ये वर्ड यूज्ड भी है। तो हमारा आंसर बन जाता है बी। इन विच केस हैज द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ए पॉलीग्राफ टेस्ट shall be conducted with the consent of accused of the collecting evidence। पॉलीग्राफ टेस्ट की बात है, तो ये केस था सेल्वी वर्सेस स्टेट, और ये 2010 का केस है, लीडिंग केस है। और बहुत बार जब हम ये पढ़ते हैं तो हम ये सब्जेक्ट, ये वाला केस डिस्कस भी करते हैं, तो उस हिसाब से ये बहुत ही इजी मान सकते हैं हम इसे। लेकिन अगर हमारे ध्यान में से निकल गया होगा, नहीं देखा होगा, तो थोड़ा सा मुश्किल। यहाँ असर्शंस आ जाती हैं और रीजन्स आ जाते हैं, और इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे और फिर देखेंगे। सबसे पहले इसका पढ़ने का तरीका ये है, एक पढ़ो, देखो कि वो करेक्ट है, फिर दूसरा पढ़ो, फिर देखो वो भी करेक्ट है या नहीं। तो इस क्वेश्चन को भी
अभी हम डिस्कशन पर रखते हैं वॉयरिज्म। हमने जब डिस्कशन किया था हाउ टू प्रिपेयर, हमने बताया था कि रेप से रिलेटेड जितनी भी कैटेगरीज हैं उनको बहुत ध्यान से पढ़ के जाना है, क्योंकि इन पर सवाल बन सकता है। वॉयरिज्म इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन? बहुत ही इजी क्वेश्चन, एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन provision, and its answer is correctly A. It is section 77. However, in IPC it was in 376 A B B। तो यहाँ पर BNS देखेंगे तो सेक्शन 77 है ये, और आंसर बन जाता है ए। आगे चलेंगे। वेयर इन ए स्टेट देयर एग्जिस्ट ए रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, हाउ शैल द पब्लिक प्रोसिक्यूटर बी अपॉइंटेड? पब्लिक प्रोसिक्यूटर कैसे अपॉइंट किया जाता है? यू ऑल नो, आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर की अपॉइंटमेंट में बैठे हुए हैं एग्जाम में। अमंग द पर्सन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग सच कैडर from the panel prepared by district magistrate in consultation with session judges, from the panel prepared by session judge in consultation with district, from the panel prepared by district magistrate? No, it is by the panel जो कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है उस कैडर में, और इसका आंसर हो जाता है 65 का ए। उस कैडर से आते हैं प्रोसिक्यूशन कैडर, रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, राइट? तो देयर एग्जिस्ट ए रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। जब आप लोग अपॉइंट हो जाएंगे तो रेगुलर कैडर ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑफिसर में चले जाएंगे, और उन्हीं में से आपको अपॉइंट किया जाएगा किसी भी कोर्ट के लिए। विच कोर्ट में ऑर्डर टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड फॉर कीपिंग द पीस ऑन कन्विक्शन ऑफ ए पर्सन? बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए किस कोर्ट से होता है, ये हम देखेंगे इसमें कि क्या क्या सही है। बॉन्ड कहाँ कहाँ एग्जीक्यूट होता है? सेशंस कोर्ट में ऑफ कोर्स, अपीलेट कोर्ट में ऑफ कोर्स, रिविजनल कोर्ट में, हर एक कोर्ट में, तीनों कोर्ट्स में होता है। तो हमारा आंसर बहुत ही क्लियरली आ जाता है, ऑल आर करेक्ट। आंसर इज डी। मगर देखें तो बहुत सारे डी आ चुके हैं हमारे पेपर में, मतलब डी इज दी मोस्ट लवेड वन ऑप्शन। नेक्स्ट इज ए इंटेंशनली कॉजेज बीज डेथ partly by illegally omitting to give bee food, and partly by beating bee. A has committed the offense of, A ने बी की डेथ कॉज की दो कारणों से, दो तरीके से। एक तो उसे खाना नहीं दिया, दूसरा उसे मारा भी, और इससे उसकी डेथ हो गई। तो क्या ये अटेम्प्ट टू मर्डर में आएगा? जब डेथ कॉज हो गई तो अटेम्प्ट टू मर्डर का तो मतलब ही नहीं है। क्या ये मर्डर में आएगा? आना चाहिए। ग्रीवियस हर्ट, अगर खाली हर्ट होता तो ग्रीवियस हर्ट। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर नहीं आएगा इसमें, क्योंकि उसने जितने भी तरीके पॉसिबल थे वो सब तरीके लगा लिए और उसकी डेथ कॉज हो गई। So it is falling in one of the four. He knew that the person will die in the definitely die in the ordinary course of action. तो इसका आंसर आता है बी। आगे चलेंगे। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग section of BNSS does the provision for security or keeping the peace on conviction exist? This is also provision based, very easy question. Section 125 has no confusion at all. Easiest question. Which one of the following is not the duty prescribed for mounting police under UP पुलिस रेगुलेशन? देखिए यूपी पुलिस रेगुलेशन और जो दिल्ली के बच्चे बैठ रहे हैं दिल्ली पुलिस एक्ट, ये ऑलमोस्ट सेम जैसा है। कौन सा ऐसा है इन चारों में से जो ड्यूटी प्रेस्क्राइब
फॉर द माउंटेड पुलिस है सप्रेसिंग ऑर्गेनाइज्ड डेकोइटी, ये तो है। पेट्रोलिंग रोड्स, ये भी है ड्यूटी। सप्रेसिंग अनऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स, ट्रैफिक कंट्रोल ड्यूटी, ट्रैफिक कंट्रोल ड्यूटी भी है। तो कौन सा नहीं है? सप्रेसिंग अनऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स। तो दिस इज द आंसर, आंसर बिकम सी। नेक्स्ट द वर्ड सोशलिस्ट सेकुलर, चलिए कॉन्स्टिट्यूशन पर आ गए, द मोस्ट ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। द वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेकुलर were added to preamble of Indian Constitution. Everybody knows 42nd Amendment. Easiest question for the Constitution. जो भी कोई प्रियम्बल पढ़ता है या पढ़ाता है सबसे पहले यही बताता है कि सोशलिस्ट और सेकुलर ये दोनों वर्ड किस अमेंडमेंट से आए। और अभी पीछे ये डिस्कशन में था जब ये कहा गया कि क्या ये दोनों वर्ड्स रहने चाहिए या नहीं, इस पर डिस्कशन चल रहा था, अखबारों में खूब शोर था। और उस वक्त भी 42nd अमेंडमेंट, क्योंकि 42nd अमेंडमेंट जो पास हुआ उस वक्त इमरजेंसी थी और इमरजेंसी के दौरान पार्लियामेंट वाज नॉट इन फुल सेशन, ऐसा कहा गया था और ये डिस्कशन में थे। इस पर हमारे को क्वेश्चन आ जाता है। और ये इजीएस्ट क्वेश्चन अगेन, द प्रिंसिपल ले डाउन इन पाकाला नारायण स्वामीज केस रिलेटिंग टू relevancy of a dying declaration was accepted by Supreme Court in which of the following case? This भी easy है, बहुत अच्छा। कौशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ मुंबई, तो इसका आंसर बनता है कौशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ मुंबई। डाइंग डिक्लेरेशन का पाकाला वाला जो था वो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया था उसके प्रिंसिपल को कि डाइंग डिक्लेरेशन के लिए वी नीड दी कॉरोबरेशन। अब हम लिस्ट को फिर से मैच करेंगे और वही थियरी ऑफ एलिमिनेशन यूज करेंगे, जो हमारा बिल्कुल करेक्ट वाला है वहां से पकड़ेंगे और आगे चलेंगे। तो हम देखते हैं, सबसे पहले ए पूछा गया है कि आपस में मैच करिए और बताइए, ये भी प्रोविजन बेस्ड है। कोर्ट ऑफ सेशन सेक्शन 21 में आता है बीएनएसएस के, तो हमारा नहीं सेक्शन 8 में आएगा। कोर्ट ऑफ सेशन सेक्शन 8 में है, यस कोर्ट ऑफ सेशन सेक्शन 8 में है और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सेक्शन 14 में। ये बिल्कुल शुरू के ही चैप्टर है। तो कोर्ट ऑफ सेशन को पहले सेक्शन 8 से मैच कर देते हैं और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को 14 से मैच कर देते हैं। अब हमारे पास बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। ए का आंसर मैच कर रहा है 2 से, तो ये हमारे कट गए बाकी सारे। अब ये दोनों रह गए और बी हमारा मैच कर रहा है 3 से, तो ये वाला आंसर, तो हमारा आंसर बन जाता है बी। आंसर इज बी। इट इज ऑल्सो प्रोविजन बेस्ड एंड वेरी इजी क्वेश्चन। अगले पर चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच सेक्शन ऑफ बीएनएसएस is it provided that a male child below the age of 15 years cannot be called to a police station? देखिए ये नया इंसर्शन है 15 इयर्स वाला, और ये हमें ध्यान रखना है। हमने कहा था कि जो नए इंसर्शन है उन पर क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकते हैं, और इसलिए हमने आपको एक मटेरियल की लिस्ट भी की थी जहां जहां नए नए जो लगे ऐड हुए हैं उनको देखेंगे। और ये है हमारा सेक्शन 179। इसमें दिया हुआ है कि मेल चाइल्ड जो 15 साल से कम का है उसको थाने नहीं बुलाया जा सकता। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ पुलिस एक्ट द ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर्स आर प्रेस्क्राइब्ड? ये भी अगर आपने पुलिस एक्ट पढ़ा हुआ है तो मुश्किल नहीं है। सेक्शन 23 ऑलवेज प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन। 75 which of the following is not specifically mentioned as a writ in the Constitution of India? तो कौन सा रिट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं है?
ऑफ कोर्स इंजंक्शन, मैंडामस भी है, प्रोहिबिशन भी है, क्यो वारंटी भी है, इंजंक्शन नहीं है। और आज के लिए इतना ही। हम अपने बाकी क्वेश्चंस पर जाएंगे अपने अगले लेक्चर्स में, समझते हुए और समझाते हुए, ताकि हम अपनी आगे की जो हमारी यात्रा है इस एग्जाम में वो सक्सेसफुली पूरी कर सकें, और ये भी देख सकें कि आगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आता है उसमें हमारी क्लैरिटी कितनी होनी चाहिए। विद दिस आई गिव यू ऑल दी बेस्ट। आपने अपने पेपर कर रखे हैं, अपने क्वेश्चंस मैच कर लीजिए और देखिए कि आप कहाँ तक पहुँचे और कितना अच्छा कर पाए। पेपर बहुत ही आसान था लॉ का, अब तक का जहाँ तक देखा है। आगे और देखेंगे, फिर हम जाएंगे कट ऑफ पर और देखेंगे कि क्या एस्टिमेटेड कट ऑफ बन सकता है। थैंक यू।